स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आज के वीडियो में हम लोग प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस के आपको यूनिट 1 के टॉपिक ज्योतिबा फुले को जानेंगे और उनसे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे। और ज्योतिबा फुले का हंटर आयोग जो 1882 में दिया गया बयान था, उस पे आधारित प्रश्नों को और उनके सारे के सारे संदर्भित तथ्यों को जानेंगे। ये सेट 4 है। इसके पहले यूनिट 2 के 3 सेट आ गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं प्रयास करता हूं उस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्यों को लेके आऊं। जरूर देखिए। ये मैं आपके ही बीच से हूं और बहुत सारे अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करके आप तक सारी सामग्री को लेके आ रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह यह है कि यदि आपको मेरा परिश्रम आपको लगता है कि कारगर है, उपयोगी है, तो लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे कोई मूल्य नहीं ले रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपसे कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। आपने सब्सक्राइब जरूर किया ही होगा, तभी आप इसको देख रहे हैं। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर अभी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, शूद्र दार्शनिक। अब ध्यान देना है, शूद्र दार्शनिक किसे कहा जाता है? चूंकि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये ज्योतिबा फुले पे है, तो आप ये किसी भी प्रश्न का उत्तर ज्योतिबा फुले से सीधे मत जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ हम ज्योतिबा फुले से जुड़े हुए आपको पुस्तकों, रचना, व्यक्ति से संबंधित तथ्यों को भी हम बताएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न को सीधा आप ज्योतिबा फुले से मत जोड़ के आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में गलती हो सकती है। अब देखते हैं यहाँ शूद्र दार्शनिक। शूद्र दार्शनिक किसे कहा जाता है? गिजू भाई बेदेका, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बाबा आप्टे। तो ज्योतिबा फुले को शूद्र दार्शनिक कहा जाता है। आइए देख लेते हैं और कुछ जान लेते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में संक्षेप में। आगे हम और प्रश्नों के माध्यम से उनके बारे में डिटेल हो लेंगे। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। महात्मा मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि महात्मा उनकी उपाधि थी। उनका मूल नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और महात्मा उनकी उपाधि थी जिसे आपको एक महान आपको विद्वान ने दिया था। मैं उसकी जिक्र बाद में करेंगे। तो यानी पूरा नाम, उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, और मृत्यु जो है 28 नवंबर 1890 को हुई। यानी 1827 में इनका जन्म हुआ और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। ये एक विचारक थे, एक समाज सुधारक थे, एक प्रबोधक से, एक लेखक थे और एक दार्शनिक आपको थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को, श्रृंखला को। ज्योतिबा फुले को शूद्र दार्शनिक, अभी हम लोगों ने जाना ना कि शूद्र दार्शनिक किसे कहा जाए, तो महात्मा गांधी ने, कॉमरेड शरद पाटिल ने, आपको स्वामी विवेकानंद ने, गिजुभाई बधेका ने। तो ज्योतिबा फुले को शूद्र दार्शनिक जो है आपको कॉमरेड शरद पाटिल ने कहा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अभी आप लोगों ने जाना कि उनको शुद्ध दार्शनिक किसने कहा? शरद पाटिल ने कहा। अब यहाँ महात्मा की उपाधि किसने इनको दी थी? क्या शरद पाटिल नहीं दी थी? तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी, कॉमरेड शरद पाटिल, स्वामी विवेकानंद, विठल राव कृष्णा जी वांडेकर। तो विठल राव कृष्णा जी वांडेकर ने ज्योतिबा फुले को आपको महात्मा की उपाधि दी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो जो उपाधि दी थी 11 मई 1888 को दी थी। चलिए देखते हैं तृतीय रत्न नामक आपको नाटक। ये नाटक है तृतीय रत्न। आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय रत्न क्या है, तो ये लेख है, कहानी है, क्या है? यह एक तृतीय रत्न, एक नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? तो तृतीय रत्न आपको इसके रचनाकार के बारे में अगर हम बताएं तो ऑप्शन आप देखते हैं, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद पाटिल, गिजुभाई बधेका। तो इसके रचनाकार जो आप गिजुभाई, आपको ज्योतिबा फुले ही है। और ज्योतिबा फुले तो है ही। अब यही साथ साथ हम देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन और ग्रंथों की, साहित्यों की और चीजों की रचना की। अब देखते हैं कि गुलामगिरी। गुलामगिरी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद आपका है छत्रपति शिवाजी। राजा भोसला का आपको पखड़ा। ये राजा है, रजा नहीं है, ये राजा है। ये टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, ये राजा है। राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा और चूतों का कैफियत। गुलामगिरी बहुत फेमस और बड़ा प्रश्न इससे आता है। छत्रपति शिवाजी भी है। ये गुलामगिरी को बहुत बार आपको परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आइए देख लेते हैं, आगे देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने कन्याओं की शिक्षा के लिए पहली बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले आपको इनके नाम से है कि इन्होंने कन्याओं की शिक्षा के लिए पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। क्या? पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की कब? 1838 में, 1840 में, 1848 में, 1880 में। कब की थी? इन्होंने 1848 में आपको
की थी और कहाँ की थी? पुणे में की थी। क्लियर है? तो 1848 आपका यहाँ उत्तर हो गया। आइए देखते हैं भारत की निम्न में से पहली महिला अध्यापिका कौन थी? अब देख लेते हैं थोड़ा सा पिछले प्रश्न से हम जोड़ के इसको देखते हैं। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि पहली महिला जो बालिका विद्यालय को स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने बालिका विद्यालय स्थापित तो कर दिया था, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए कोई बालिका आपको महिला शिक्षिका उनको नहीं मिली। अब कुछ दिन उन्होंने खुद पढ़ाया और अपने पत्नी को उन्होंने तैयार किया, उनको पढ़ाया और बाद में कालांतर में उनकी पत्नी जो थी वो आपको पहली महिला अध्यापिका बनी विद्यालय की और उन्होंने बाद में वहां आपको कार्य किया, यानी पढ़ाया वहीं। तो कहा जाता है कि भारत की पहली महिला अध्यापिका जो है कौन है? वो सावित्री बाई फुले है। आपको एक चीज बता दें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ज्योतिबा फुले एक महिला है। जी नहीं, ज्योतिबा फुले एक पुरुष है। महिला उनकी जो पत्नी जो थी ये सावित्री बाई फुले महिला है और ज्योतिबा फुले एक पुरुष है। तो सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी का नाम है और इसका उत्तर भी आपको सावित्रीबाई फुले ही होगा, जो भारत की पहली महिला अध्यापिका कही जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चापलिन द्वारा संस्कृत पाठशाला किस सन में आपको शुरू की गई? चापलिन द्वारा इसको, अब ये संस्कृत पाठशाला जो है, ये संस्कृत पाठशाला कालांतर में आपको पूना महाविद्यालय में तब्दील हो गया। आपको 1838 ऑप्शन है इसका, 1821, 1877 और 1905। तो 1821 में चापलिन द्वारा संस्कृत पाठशाला आपको आरंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिबा फुले निम्न में से किसके समर्थक थे? दलित दलितों के शिक्षा के, स्त्री शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के, शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार के। तो वो दलित, चूंकि दलित शुभचिंतक थे ही, तो दलित के शिक्षा के लिए वो आपको समर्थक रहे ही होंगे। स्त्री शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर वो बल देते थे और उनका यह भी मानना था कि आपको वेतन में अपेक्षाकृत सुधार होना चाहिए। किसके? शिक्षकों के। और तो इसका मतलब है कि ई आंसर इसका होगा, यानी सभी के सभी उत्तर आपको हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैकाले की शिक्षा संबंधी नीति को कब लागू किया? 7 मार्च 1863 को, 7 मार्च 1853 को, या 20 फरवरी 1873 को, या 20 फरवरी 1854 को। तो यहाँ उत्तर है मैकाले की शिक्षा संबंधी नीति को जो है 7 मार्च 1853 को शुरू किया गया या लागू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने जितने भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। आप अगर और लोगों के वीडियो देखिएगा तो कुछ प्रश्न ही इसमें से मिलेंगे। कई सारे अलग अलग वीडियो देखिएगा तो उसका ये अमृत है। ये मैंने क्यों कह रहा हूं कि मैंने एक भी ऐसा पहलू है जो छूटे उसको नहीं छोड़ा है। सारे मोस्ट वीवीआई पहलू को यहाँ रखा है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया था? आपको यह तो पता लग गया यहाँ से कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद कब किया था? 24 सितंबर 1873 को, 2 अक्टूबर 1876 को, 10 सितंबर 1853 को, या 65 को। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा 24 सितंबर 1873 को। ये चूंकि ये पूछा जाता है, ये तिथि ही पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न बनाया है। ये तो पूछा ही जाएगा, ये तिथि पूछी जाती है। तो 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। आपका देखते हैं कि सत्य शोधक समाज जो आपको इन्होंने ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था 1873 में, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आर्थिक ऑब्जेक्टिव था, राजनीतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक? तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्या था? सांस्कृतिक था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है। ज्योतिबा फुले ने दलित पीड़ितों के लिए वाचनालय किस आपको वर्ष आपको स्थापना कब की थी? यानी वाचनालय की स्थापना यहाँ किस नहीं और वर्ष नहीं, यहाँ हो जाएगा क्या आपको? ज्योतिबा फुले ने दलित पीड़ितों के लिए वाचनालय की स्थापना कब की थी? क्लियर है? 1848, 1849, 50 या 52। तो वाचनालय की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1852 में इन्होंने ज्योतिबा फुले ने दलित और पीड़ितों के लिए ये जो वाचनालय है, इस ये पूछा जाता है ये वाचनालय की स्थापना किसके लिए किया गया था? तो दलित, पीड़ित और आपको पिछड़ों के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। यहाँ हमने आपको प्रश्न बनाया है ये कब किया गया था? 1852 में किया गया था वाचनालय का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? आइए, ये जो पुस्तक और जो टॉपिक है उससे उसका जो प्रमुख पॉइंट है, ये हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1880, 82, 1902, 1905। तो 1882 में आपको हंटर आयोग का गठन हुआ था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अब देखिए,
1882 में लॉर्ड रिपन क्या था, उसमें आपको वायसराय था। तो इसने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर, ध्यान रखिएगा, की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वांछित सुधार व नीति निर्धारण हेतु भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे ही हंटर आयोग कहा जाता था। उस आयोग का नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपको सर विलियम हंटर, 1882 में। और उसमें आपको वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, जिसको स्थानीय स्वशासन का आपको जनक भी माना जाता है। तो आपको लॉर्ड रिपन के आपको शासन काल में विलियम हंटर के अध्यक्षता में आपको हंटर आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये हंटर आयोग जो है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। ये आपको शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से आपको संबंधित है। और एक और हंटर आयोग, वो आपको क्या है, जालियावाला बाग से, जालियावाला बाग कांड हुआ था, उस जालियावाला बाग कांड से रिलेटेड है, ठीक है। वो कब हुआ था, वो हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1919 में। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए मुझे इसको बताना पड़ा। 1919 में आपको जो हंटर आयोग का गठन हुआ था, वो जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हुआ था। तो यहाँ हंटर आयोग आपको शिक्षा से संबंधित वाले आयोग के बारे में बात की जा रही है, तो इसे ध्यान रखना है। ये 1882 में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? संस्कृत पाठशाला से, पूना महाविद्यालय से। ये संस्कृत पाठशाला ही बाद में पूना महाविद्यालय बन गया। स्काउटिंग मिशन स्कूल से, घर पर ही। तो उन्होंने जो है स्काउटिंग मिशन स्कूल से आपको शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, 1821 में संस्कृत पाठशाला को ही पूना महाविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, क्लियर है, परिवर्तित किया गया। आगे देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग के सामने अपना बयान कब दिया? 1880, 1882, 1902 और 1905। तो 1882 में जो है ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग के सामने अपना बयान दिया था, और उन्होंने अपने सुझाव भी वहां आपको प्रेषित किया था, सुझाव भी आपने दिए थे। ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग, बहुत गलतियां हो गई हैं, हंटर आयोग के सामने दिए बयान में क्या मांग की थी? प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार, बिल्कुल ये मांग किया था। शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार, बिल्कुल मांग किया होगा। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, यह भी मांग उन्होंने किया था। दलित और पिछड़ों के शिक्षा के समान अवसर, ये भी आपको किया था। यानी पांचों के पांचों मांग उन्होंने आपने किए था। तो यहाँ जो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा सभी, ई। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। ज्योतिबा फुले ने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के उद्देश्य से जनवरी 1877 में किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। सोम प्रकाश, संजीवनी, सर्चलाइट या दीनबंधु? तो दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु नामक आपको पत्रिका उन्होंने आपको निकाला था, और प्रकाशन भी किया था, और संपादक भी वही थे। वो कब? अब ये पूछा जाता है दीनबंधु कब प्रकाशित हुआ और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है। तो इस प्रश्न को दो तीन तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फुले ने इसको 1877 में प्रकाशित किया था। चलिए आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को सौंपे निवेदन पत्र में कितने वर्षों तक के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष? 14 वर्ष तो हमारे आपको शिक्षा के मौलिक अधिकार में है, लेकिन उन्होंने जो मांग की थी वो 12 वर्ष उन्होंने की थी। क्लियर है? चलिए ज्योतिबा फुले ने, आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। ज्योतिबा फुले ने देश की प्रथम संध्याकालीन विद्यालय की स्थापना यानी रात्रि पाठशाला की स्थापना कब की थी? 1855, 82, 1902, 1905? तो उन्होंने जो रात्रि पाठशाला यानी संध्याकालीन जो विद्यालय की स्थापना की थी वो 1855 में की थी। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन ज्योतिबा फुले के विचारों से सहमत थे? कौन सहमत था? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले के विचारों से सहमत थे, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो आपको ज्योतिबा फुले जो है आधुनिक भारत के स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये भी इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था, और ज्योतिबा फुले से संबंधित इतने ही टॉपिक्स से आपको प्रश्न निकल के आए हैं। जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए सेट के साथ। एक से दो वीडियो में आपका पूरा का पूरा सेकंड आपको यूनिट खत्म हो जाएगा। अब आगे जो यूनिट्स में है उसमें प्रश्नों की संख्या कम है, स्टैटिक प्रश्न है उन सब चीजों में, तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। पहला ही आपको यूनिट था, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे वो डायनेमिक थे, इसलिए
उसमें ज़्यादा वीडियो आपको बनाने पड़े। इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मैं खाना-पूर्ति करूँ। मुझे संख्या नहीं आपको बता देना कि हाँ, सारा यूनिट्स कर दिया। मैं हर वो टॉपिक छूँगा और मैं आपको पहले ही आप सिखाया था कि सारे यूनिट्स मैं आपके कंप्लीट कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा समर्थन और सपोर्ट करते रहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहब आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया तभी तो सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद।